नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम लोग थोड़ा सा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू करें, क्या क्या ऑर्गन होता है, थोड़ा सा जानते हैं कि कैसे जरूरत पड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का। देखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरत होता है किसका? कुछ सब्सटेंस का। चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड सम सब्सटेंस। अब क्यों चाहिए ये सब्सटेंस? ये सब्सटेंस चाहिए होता है किस लिए? ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनर्जी। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनर्जी। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड सम सब्सटेंस फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनर्जी। अब जो सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। सब्सटेंस दैट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनर्जी। वो सामान जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनर्जी के लिए, उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब अगर हम बात करें, क्योंकि हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो अगर हम बात करें ह्यूमन अपने बारे में, तो हम लोगों को क्या क्या चाहिए? हमारे बॉडी को कौन कौन सा सब्सटेंस चाहिए? तो हमारे बॉडी को चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये वो सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी को चाहिए फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनर्जी। इसके अलावा कुछ और भी चाहिए होता है, वाटर, फाइबर, ऑक्सीजन। क्लियर है? बट दीज आर द सब्सटेंस दैट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनर्जी। ये वो सामान चाहिए, ये वो सामान है जो हमारे बॉडी को चाहिए किस लिए? ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनर्जी के लिए। और इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिवली, इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। हम बॉडी से पूछे, अपने बॉडी से कि भाई क्या क्यों चाहिए ये सब सामान तुमको? बोला देखिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमको एनर्जी के लिए। कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी। प्रोटीन, बिल्डिंग ब्लॉक, नया सेल बनेगा, इसके लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। एंजाइम बनेगा, उसके लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो प्रोटीन उसके लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए। फैट किस लिए चाहिए? फैट रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो उस वक्त एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? फैट। हम बोले विटामिन और मिनरल क्यों चाहिए? तो जनरल मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर बहुत सारा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है, एंटीबॉडी बनता है, तो उन रिएक्शंस में एज अ कैटलिस्ट, या फिर जब एंटीबॉडी बनता है तो उस एंटीबॉडी बनाने के लिए हमको चाहिए विटामिन और मिनरल्स। हम बोले ठीक है, समझ गए। तो ये वो सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी को चाहिए। तो इन सारे सब्सटेंस को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब सवाल है, ये मिलेगा कहाँ? तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारा सब्सटेंस अवेलेबल है जिसके अंदर ये सामान है जो हमारे बॉडी को चाहिए। तो करना क्या है? जो सामान अवेलेबल है जिसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसको हम इनटेक करेंगे। तो जो सब्सटेंस हम इनटेक करते हैं उसको कहते हैं फूड। तो फूड क्या होगा? सब्सटेंस विच वी इनटेक, सब्सटेंस विच वी इनटेक। जो सामान हम खाते हैं उसी को कहते हैं फूड। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम तो गुटखा भी खाते हैं, विमल पान पराग वगैरह खाते हैं, तो क्या ये भी फूड के कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल नहीं, ये फूड नहीं है। फूड का मतलब वो सब्सटेंस जो आप इनटेक कर रहे हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। क्लियर है? तो सब्सटेंस विच वी इनटेक इज कॉल्ड फूड। बहुत बढ़िया, तो हम अपने बॉडी को दे दिए फूड। बोले कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम अपने बॉडी को क्या प्रोवाइड किए? कार्बोहाइड्रेट के लिए प्रोवाइड किए राइस, व्हीट, पोटैटो। क्लियर है? ये सब कार्बोहाइड्रेट के लिए। प्रोटीन के लिए भी प्रोवाइड कर दिए मीट, एग, पल्सेस। क्लियर है? फैट के लिए क्या प्रोवाइड कर दिए? ऑयल, घी, बटर। विटामिन और मिनरल के लिए क्या प्रोवाइड कर दिए? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। और हम अपने बॉडी को बोले कि ठीक है भाई, ये सारा सामान लो और तुमको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स ले लो, और फिर बदले में हमको क्या दो? ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनर्जी। बॉडी बोला फिर से एक दिक्कत हो गया सर। बोले यार अब क्या दिक्कत हो गया? तुम बोला हमको 5 न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, सब अलग अलग काम के लिए चाहिए। बिल्कुल सही, हाँ। उसके लिए हम तुमको प्रोवाइड करवा रहे हैं ना। कार्बोहाइड्रेट के लिए प्रोवाइड करवाए राइस, व्हीट, प्रोटीन के लिए प्रोवाइड करवाए मीट, पल्स, इसके लिए फैट के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं ऑयल और घी, वेजिटेबल और फ्रूट से तुमको विटामिन और मिनरल मिल जाएगा, हो गया काम। बोला नहीं, दिक्कत एक है। बोले क्या दिक्कत है? बोला ये जो फूड है इसके अंदर सही है कि न्यूट्रिएंट्स है, राइस और व्हीट के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फूड जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। न्यूट्रिएंट्स कौन से फॉर्म में है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। हम बोले अच्छा, और हमको चाहिए जो न्यूट्रिएंट्स वो है सिंपल फॉर्म में। कौन से फॉर्म में चाहिए? सिंपल फॉर्म में।
मतलब आप जो फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं बहुत सही, उसमें सारा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, बट द प्रॉब्लम इज कि द न्यूट्रिएंट दैट इज प्रेजेंट इन फूड इज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड द न्यूट्रिएंट दैट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इन सिंपल फॉर्म। जो चाहिए वो सिंपल फॉर्म में, और जो प्रेजेंट है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। हम बोले थोड़ा सा इसको समझाओ, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट। तो बॉडी बोला कि देखिए हमको जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मतलब यूजेबल फॉर्म जिसको हम यूज कर पाएंगे। कार्बोहाइड्रेट क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए, एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट ही हमारे बॉडी में ऑक्सीडाइज होगा, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है? एनर्जी। लेकिन बॉडी बोला हमको ये चाहिए ग्लूकोज C6H12O6, ये है ग्लूकोज, ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? और आप जो खाना दे रहे हैं उसमें प्रेजेंट है स्टार्च। उसमें क्या प्रेजेंट है? स्टार्च। फूड में प्रेजेंट है स्टार्च। अब स्टार्च क्या है? स्टार्च यानी कि चेन ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च यानी कि चेन ऑफ ग्लूकोज। सिंपली स्टार्च का मतलब क्या? स्टार्च का मतलब है चेन ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च का मतलब है चेन ऑफ ग्लूकोज। हम बोले यार इस दिक्कत यही, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया। क्या हो गया? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हम बोले अच्छा, तो हम बोले बात तो एक ही है ना भाई, तुमको चाहिए ग्लूकोज और हम दे रहे हैं चेन ऑफ ग्लूकोज, तो फिर प्रॉब्लम क्या? बोला प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ये वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुल जाएगा, और बॉडी का ऑलमोस्ट 90% पार्ट पानी में है, सॉरी 70% पार्ट वाटर से मिलकर बना हुआ है। तो हमको चाहिए वाटर सॉल्युबल जो पानी में घुल जाए ताकि हम उसको ऑक्सीडाइज कर पाए। साथ में ग्लूकोज जो है वो रिएक्टिव है। ग्लूकोज क्या है? रिएक्टिव है। स्टार्च में क्या दिक्कत है? ये वाटर इनसॉल्युबल है, पानी में घुलेगा ही नहीं, ये वाटर इनसॉल्युबल है। साथ में ये नॉन रिएक्टिव है, ये रिएक्ट भी नहीं करता है। तो अगर ये वाटर इनसॉल्युबल है और नॉन रिएक्टिव है तो हम स्टार्च को ऑक्सीडाइज ही नहीं कर पाएंगे। हमारे सेल के अंदर स्टार्च का ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा, जिसकी वजह से हम एटीपी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम समझ में आया? ग्लूकोज के साथ बढ़िया बात यह है कि ग्लूकोज वाटर सॉल्युबल है, साथ में रिएक्टिव भी है। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इससे एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। बट स्टार्च being insoluble and non-reactive, it cannot be oxidized in our cell, and that is why our cell cannot produce ATP using starch. ये दिक्कत आ रहा था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉब्लम क्या था। जो खाना हम दे रहे हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल सही है, स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, बट द डिफरेंस इज स्टार्च इज अ complex carbohydrate, it is a chain of glucose, whereas glucose is a simple carbohydrate, single molecule of glucose. क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, रिएक्टिव है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो पहला प्रॉब्लम क्लियर आया। जो आप खाना खा रहे हैं, द फूड दैट वी आर ईटिंग कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड द न्यूट्रिएंट्स दैट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इज इन सिंपल फॉर्म। जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए वो सिंपल फॉर्म में चाहिए, बट जो खाना हम खा रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन से फॉर्म में है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो अब क्या किया जाएगा? उसी तरीके से अच्छा ठीक है, हम बोले ठीक है बस कार्बोहाइड्रेट के साथ दिक्कत है। बोला नहीं नहीं नहीं, सबके साथ दिक्कत है, फैट के साथ भी वही प्रॉब्लम है। फैट के साथ क्या प्रॉब्लम है? आप जो खाना खा रहे हैं उसमें है फैट, ट्राइग्लिसराइड, और हमको चाहिए क्या? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलता है तब बनता है फैट। तो हम जो खाना खा रहे हैं फूड, उसके अंदर तो प्रेजेंट है ट्राइग्लिसराइड, बट हमारे बॉडी को क्या चाहिए? यूजेबल फॉर्म, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। मतलब फैट के साथ भी वही प्रॉब्लम है कि फैट, जो खाने में जो फैट है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और बॉडी को जो फैट चाहिए वो सिंपल फॉर्म में चाहिए। बोले सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ? बोला नहीं नहीं, फैट के साथ। बोला प्रोटीन के साथ भी यही दिक्कत है, हमको चाहिए अमाइनो एसिड। बॉडी बोला हमको चाहिए अमाइनो एसिड, इस अमाइनो एसिड से हम बाद में प्रोटीन बनाएंगे, लेकिन हमको प्रोटीन मत दो, हम भी बनाएंगे प्रोटीन, लेकिन हमको तुम प्रोवाइड करो अमाइनो एसिड। और हम जो खाना खा रहे हैं उसमें क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन, यानी कि चेन ऑफ अमाइनो एसिड, चेन ऑफ अमाइनो एसिड। और हमारे बॉडी को क्या चाहिए? अमाइनो एसिड। हमको बॉडी बोला कि भाई देख हमको 20 अमाइनो एसिड चाहिए, देयर आर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड दैट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी।
इसमें से 11 तरह का 11 अमाइनो एसिड हम खुद बना लेंगे, लेकिन 9 अमाइनो एसिड हमको चाहिए होगा कहां से? डाइट से, खाने से, भोजन से। तो ये 9 अमाइनो एसिड हमको बाहर से चाहिए। हम बोले फिर इसका क्या करोगे? बोला ये 20 अमाइनो एसिड से फिर हम अपने हिसाब से जोड़ेंगे जैसा मेरा रिक्वायरमेंट है, और फिर हम अपने हिसाब से प्रोटीन बनाएंगे। तुम जिस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड दे रहे हो, हमको उस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड नहीं चाहिए। हमको वो सीक्वेंस हमको अमाइनो एसिड के उस सीक्वेंस वाला प्रोटीन नहीं चाहिए। हम बनाएंगे खुद से प्रोटीन। हमको तुम अमाइनो एसिड दे दो, 20 तरह का अमाइनो एसिड हमको चाहिए, 11 तरह का हम खुद बना लेंगे, 9 तरह का हमको खाना से मिलेगा। तुम हमको अमाइनो एसिड प्रोवाइड कर दो, हम उस अमाइनो एसिड को अपने हिसाब से जोड़ करके जैसा मेरा रिक्वायरमेंट है वैसा प्रोटीन बनाएंगे। प्रॉब्लम समझ में आया? मतलब जो खाना हम खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसमें न्यूट्रिएंट्स तो है बट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, लेकिन हमारे बॉडी को चाहिए सिंपल फॉर्म में। अब इसमें क्या होगा? अब क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन आया कौन? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है? ये है बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बोला टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम मेरे पास है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 9 मीटर लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल है, 9 मीटर लंबा एक ट्यूब है, और साथ में कुछ अलग से ग्लैंड भी एडेड है, जुड़ा हुआ है, जो अपना सिक्रेशन इस ट्यूब में रिलीज करता है। तो ये 9 मीटर लंबा ट्यूब और साथ में कुछ ग्लैंड जो अपना सिक्रेशन इस ट्यूब के अंदर रिलीज करता है, ये मिल करके बनता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या बोला? बोला देख तुम सिंपल करना, तुम जो भी खाना है वो हमारे इस ट्यूब में डाल दो, हम इस खाने के अंदर जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देंगे और फिर ब्लड को प्रोवाइड कर देंगे। फिर ब्लड बॉडी के बाकी सेल तक इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और फिर सेल इसका यूज कर लेगा न्यूट्रिएंट्स का फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एनर्जी। बोले यार प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन मिल गया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपली क्या किया? फूड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स था, फूड के अंदर जो कौन सा न्यूट्रिएंट्स था? कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स, उसको कौन से फॉर्म में तोड़ दिया? सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया। कौन? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन का ग्रुप है ये, अलग अलग ऑर्गन मिलकर के साथ आया और बोला हम लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। कोई एक ऑर्गन नहीं, ढेर सारा ऑर्गन आया, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, लीवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सैलिवरी ग्लैंड, ये सब मिलकर के बैठा और बोला हम लोग मिलकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और प्रॉब्लम क्या है? फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और बॉडी को जो इस फॉर्म में चाहिए वो सिंपल फॉर्म में चाहिए। तो ये सारा ऑर्गन इकट्ठा बैठा, कौन कौन? माउथ, सैलिवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, स्टमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियास, ये सब मिलकर के एक राउंड चेयर मीटिंग किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया और बोला हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि भाई सारे सेल को न्यूट्रिएंट्स मिलना बहुत जरूरी है। और फिर ये सारा ऑर्गन मिलकर के एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम दिया, जैसे हम लोग भी ग्रुप बनाते हैं ना, टाइगर्स ग्रुप, लायंस क्लब, उसी तरीके से ये सारा ऑर्गन मिलकर के ग्रुप बनाया और बोला आज से हम लोग का नाम होगा आज से हम लोग का नाम होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। और हमारा काम क्या रहेगा? हम फूड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे और फिर उस सिंपल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर देंगे और किसको प्रोवाइड कर देंगे? ब्लड को। और अब अगला काम ब्लड उसको बॉडी के सेल तक डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और फिर सारे सेल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा जो भी उसको चाहिए। क्लियर है? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मतलब फूड का डाइजेशन। अब डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? डाइजेशन का मतलब अगर सिंपली बोले तो ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट सिंपल फॉर्म में टूट रहा है। अब अगर इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो डाइजेशन का मतलब क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को किसमें तोड़ा जा रहा है? सिंपल न्यूट्रिएंट्स में, जिसको कि बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन एंड इट इज कैरिड आउट बाय, कौन इसको काम को कर रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये होता कैसा है? मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। मैकेनिकली मतलब क्रश करके, पीस के, तोड़ के, और साथ में विद द हेल्प ऑफ केमिकल यानी कि बायोकेमिकल। पहले तो मैकेनिकल उसको पीस करके जितना तोड़ना है तोड़ो, और उसके बाद अब और मॉलिक्यूलर लेवल पे तोड़ना है तो अब एंजाइम डालो, उससे वो मॉलिक्यूलर लेवल पे टूटेगा। तो ये जो डाइजेशन है ये दो तरीके से होता है, मैकेनिकली और बायोकेमिकली। मैकेनिकली मतलब क्रश करके और बायोकेमिकली मतलब विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। क्लियर है? अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम से बोले कि भाई थोड़ा बताओ ना कैसे करते हो।
प्रोसेस का नाम क्या है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम बोला, इस प्रोसेस का नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स नहीं, प्रोसेस का नाम है न्यूट्रिशन। तो अरे न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच nutrients is absorbed from food and utilize it for growth development and energy। मतलब न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके हेल्प से फूड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ के उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर उसको यूज किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। क्लियर है? अब हम बोले कि यार थोड़ा सा समझाओ ना कि इस न्यूट्रिशन में कैसे कैसे क्या क्या स्टेप होता है। बोले सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन। सबसे पहला स्टेप क्या है? इंजेशन। हम बोले इंजेशन में क्या होगा? बोला इंजेशन में क्या होगा? इनटेक ऑफ फूड। जो खाना है अवेलेबल उसको पहले इनटेक करो, उसको पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डालो। ठीक है भाई, इंजेशन हो गया। अब क्या होगा? बोला इसके बाद होगा डाइजेशन। हम बोले अब डाइजेशन में क्या? बोला ये जो तुम खाना अंदर डाले हो, फूड अंदर डाले हो, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स है। बोले हाँ है। इस कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को हम सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे। तो डाइजेशन का मतलब क्या? द प्रोसेस बाय विच complex nutrients present in food is broken down into simple absorbable form। मतलब जो खाना हम डाले हैं उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हम बोले हो गया। बोला नहीं, अभी कैसे? एब्जॉर्प्शन। अरे ये जो तोड़े हैं कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को सिंपल फॉर्म में, ये किस लिए तोड़े हैं? बॉडी के सेल को प्रोवाइड करवाने के लिए। तो पहले एब्जॉर्ब तो करना पड़ेगा ना इसको। तो अगला है एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस बाय विच सिंपल न्यूट्रिएंट्स इज एब्जॉर्ब फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। वो प्रोसेस जिसके हेल्प से सिंपल न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब किया जाता है। हम बोले हो गया। बोला अरे अभी कैसे? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या? ये जो न्यूट्रिएंट्स तोड़े हैं, इतना कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को सिंपल फॉर्म में तोड़े हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब किए हैं, किस लिए? ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एनर्जी के लिए ना। तो अब इसको यूटिलाइज करेंगे। द प्रोसेस बाय विच सिंपल न्यूट्रिएंट्स इज यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एनर्जी, इसको कहते हैं एसिमिलेशन। अच्छा हो गया, अब तो सारा कहानी खत्म। खाना भी खा लिए, डाइजेस्ट भी हो गया, एब्जॉर्ब भी हो गया, फिर वो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज भी हो गया। बोला अरे अभी बचा हुआ है बहुत सारा सब्सटेंस अभी भी इस डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड, और बहुत सारा एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ है, अनएब्जॉर्ब फूड। बोले अब इसका क्या करेंगे? बोले इसको बाहर निकालेंगे। इजेशन, द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। बोले अब कंप्लीट हो गया? बोला हाँ अब कंप्लीट हो गया। सो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये है न्यूट्रिशन का 5 स्टेप। सबसे पहला इंजेशन, खाना इनटेक किए, फिर डाइजेशन, उस खाने के अंदर जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स था वो सिंपल फॉर्म में टूटा, फिर एब्जॉर्प्शन, वो सिंपल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुआ, फिर एसिमिलेशन, वो जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स था उसका यूज किया गया बाय सेल फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एनर्जी, और उसके बाद इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया गया, अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड को, और इस तरीके से हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ। क्लियर है? अब बोले ठीक है भाई, थोड़ा सा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो ये सारा काम करता है, आखिर ये काम कैसे करता है? तो इसके अंदर अलग अलग ऑर्गन है, तो पहले सारे ऑर्गन के बारे में समझना पड़ेगा, एक एक ऑर्गन का काम क्या है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ढेर सारा ऑर्गन है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक तो एलिमेंट्री कैनाल, 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब, 9 मीटर लंबा एक ट्यूब है, माउथ से लेकर एनस तक, शुरुआत होता है माउस, फिर ओरल कैविटी जिसको बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी कहते हैं, फिर फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसका 3 पार्ट रहने वाला है, डोडनम, जिजनम, इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इसका भी 3 पार्ट रहेगा, सीकम, कॉलन, रेक्टम और फिर एनस। बस नहीं, इसके अलावा कुछ और ग्लैंड भी है जो अपना सिक्रीशन इस ट्यूब के अंदर रिलीज करेगा, सेलिवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रिया जिसको हम लोग एसोसिएटेड ग्लैंड भी कहेंगे या फिर एक्सेसरी ग्लैंड कहेंगे। हम बोले हो गया? बोला हाँ, ये सब मिलकर के बना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे काम कैसे करता है। सबसे पहले माउथ, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ओपनिंग है, एक प्यारा सा ओपनिंग जो आपको दिख रहा है, इट इज कॉल्ड माउथ। इट इज अ ट्रांसवर्स स्लिट लाइक ओपनिंग। ट्रांसवर्स ओपनिंग जो दिख रहा है दैट इज कवर्ड बाय अपर एंड लोअर लिप्स। जो 2 लिप्स है जिसको ये कवर कर रहा है, यही ट्रांसवर्स ओपनिंग, इसी ट्रांसवर्स ओपनिंग को कहते हैं माउथ। प्यारा सा स्माइल देते हुए समझिएगा, ठीक है? तो माउथ क्या है? ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड माउथ, विच इज सराउंडेड बाय अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। अच्छा, लिप्स के अंदर बाय द वे मसल होता है, ऑर्बिक्युलरिस मसल। क्लियर है? माउथ, माउथ के बाद क्या? अब माउथ के बाद अंदर खाली जगह है,
दैट इज कॉल्ड बक्कोफेरेंजियल कैविटी। अब इसी बक्कोफेरेंजियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है टिथ, टंग, और यहीं पे सैलिवरी ग्लैंड का सिक्रीशन भी आता है। सैलिवरी ग्लैंड जो भी चीज बनाता है सलाइवा, वो यहीं पे रिलीज होता है। तो ये है बकल कैविटी। माउथ ओपन इनटू बक्कोफेरेंजियल कैविटी, जिसके पास क्या है, टिथ, टंग, एंड इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। याद रखिएगा, सैलिवरी ग्लैंड इस बकल कैविटी के अंदर नहीं होता है, सैलिवरी ग्लैंड बकल कैविटी के बाहर है, बट सैलिवरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो बक्कल कैविटी के अंदर रिलीज होता है। तो ये है बकल कैविटी। अब बकल कैविटी के अंदर कौन कौन चीज है, मेनली टिथ, टंग और सिक्रीशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, डाइजेशन से रिलेटेड। तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले टिथ। टिथ क्या है, हार्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। इसका काम क्या है, फूड को मैकेनिकल डाइजेशन, खाने को क्रश कर देता है। ये कौन, टिथ। ये जो हार्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो एक लाइन से अलाइन है, इसी को कहते हैं टिथ। आउटर पार्ट इनेमल से बना होता है, और इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन एनिमल किंगडम। हार्डेस्ट टिश्यू नहीं बोले हैं, हार्डेस्ट टिश्यू बोन होता है, बट हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, सबसे हार्ड सब्सटेंस वो है इनेमल, टिथ का आउटर कवरिंग, व्हाइट कलर का। क्लियर है। तो कहां प्रेजेंट होता है, कवर्ड रोज इन टॉप एंड बॉटम ऑफ माउथ। एक कर्व्ड रो के अंदर प्रेजेंट है, अपर जॉ और लोअर जॉ में। ठीक है। और टिथ का काम क्या है, फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड, खाने को फिजिकली तोड़ना। बच्चों हम लोग के पास 4 तरह का दांत होता है, समझ में आया। सबसे पहले सामने की तरफ, क्लियर है, 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे, 8। इसको कहते हैं इंसीजर। इसका काम है बाइटिंग ऑफ फूड, 4 ऊपर 4 नीचे, इंसीजर। इसका काम है बाइटिंग ऑफ फूड, खाने को काटना। इसके बाद आता है कैनाइन, 4, 2 ऊपर और 2 नीचे, इसको कहते हैं कैनाइन। कैनाइन का काम है टीयरिंग ऑफ फूड, खाने को चीर फाड़ करना। समझ में आया कि नहीं आया। तो कैनाइन, ये वाला जो दिख रहा है ये है कैनाइन। कैनाइन के बाद आता है प्रीमोलर और मोलर। अगेन 8 प्रीमोलर इसका, और उसके बाद 12 मोलर। तो इसका प्रीमोलर और मोलर का काम क्या है, प्रीमोलर और मोलर का काम है ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग आउट फूड, खाने को एकदम पीस देना। तो ये 4 तरह का दांत हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है। इंसीजर बाइटिंग ऑफ फूड, कैनाइन टीयरिंग ऑफ फूड, एंड प्रीमोलर एंड मोलर, क्या, प्रीमोलर और मोलर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। इंसीजर कितना, 8, कैनाइन कितना, 4, प्रीमोलर कितना, 8, और मोलर कितना, 12। एडल्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है। और छोटे बच्चों में मोलर का नंबर कम होता है, प्रीमोलर का नंबर भी कम होता है। छोटे बच्चों का तो होता है, ये प्रीमोलर तो होता ही नहीं है, समझ में आया, मोलर 8 ही होता है। तो ये जोड़िए, 8 4 12, 8 20, 10 32, टोटल कितना दांत हो गया, 32। एडल्ट का बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये था टिथ। टिथ के बाद जो अगला स्ट्रक्चर है वो है टंग। अब टंग क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसका एंटीरियर सरफेस फ्री है। देखिए ये वाला पार्ट फ्री है, लेकिन जो पोस्टीरियर पार्ट है वो कनेक्टेड होता है एक बोन से, जिस बोन को कहते हैं हायोड बोन। तो हमारे टंग का, जीभ का जो पिछला हिस्सा है वो हायोड बोन से जुड़ा होता है, और हायोड बोन ही एकलौता ऐसा बोन है हमारे बॉडी में जो किसी बोन से जुड़ा नहीं होता है। हायोड बोन इज द ओनली बोन दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट इज नॉट कनेक्टेड विद एनी अदर बोन, और इसी हायोड बोन से जुड़ा होता है हमारा टिथ। अच्छा, टिथ को, सॉरी, टंग। तो टंग को डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज अ थिक मस्कुलर एंड प्रोट्रूजिबल। प्रोट्रूजिबल का मतलब होता है एक्सटेंड कर सकता है, जीभ बाहर निकाल सकता है, जीभ बाहर आ सकता है, एक्सटेंडेबल स्ट्रक्चर। whose anterior part is free, ये जो एंटीरियर पार्ट है वो फ्री है, बट पोस्टीरियर पार्ट इज कनेक्टेड टू हायोड बोन। पोस्टीरियर पार्ट किससे कनेक्टेड होता है, हायोड बोन से। और इसी टंग के ऊपर प्रेजेंट होता है टेस्ट बड, टेस्ट पिपेला, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट बड। तो टंग का काम क्या है, टेस्टिंग ऑफ फूड, इट हेल्प इन टेस्टिंग ऑफ फूड। इसके अलावा इसका एक और काम होता है, मिक्सिंग सलाइवा इनटू द फूड। माउथ के अंदर जो सलाइवा रिलीज हो रहा है उस सलाइवा को खाने में मिलाता है, कौन, टंग, मिक्सिंग सलाइवा इनटू द फूड। और अगला काम, फैसिलिटेट स्वेलोइंग, जो आप खाना निगलते हैं उसमें भी टंग बहुत मदद करता है। ये टंग ही है जो चबाए हुए खाने को पीछे धकेलता है, जिसकी वजह से खाना ईसोफेगस की तरफ पुश कर होता है। क्लियर है। अच्छा, हमारे टंग के ऊपर ना अलग अलग रीजन होता है टेस्ट का, जैसे सबसे एंटीरियर पार्ट पे स्वीट, फिर दोनों साइड पे सॉल्टी, फिर सर, फिर सबसे पोस्टीरियर पार्ट पे बिटर रीजन। क्लियर है। मतलब ये वो जगह है जहां पे उस पर्टिकुलर टेस्ट बड का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। चलिए
अगला है सैलिवरी ग्लैंड। बच्चों हमारे बैकल कैविटी के बाहर टोटल 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जीभ के नीचे, क्लियर है, सबमैंडिबुलर लोअर जॉ के नीचे, और पैरोटिड ये ईयर के पास एट द, या फिर कह सकते हैं एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ, क्लियर है। तो 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड है। अब ये सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, ये एक सब्सटेंस रिलीज करता है, एक लिक्विड रिलीज करता है, उस लिक्विड को कहते हैं सलाइवा। और ये सलाइवा कहां रिलीज करता है, देखिए 3 डक्ट के थ्रू ये सलाइवा रिलीज करता है, कहां, बकल कैविटी में। तो सैलिवरी ग्लैंड है तो बकल कैविटी के बाहर, बट ये अपना सिक्रीशन कहां रिलीज करता है, बकल कैविटी में, सैलिवरी ग्लैंड। तो ये है सैलिवरी ग्लैंड। तो इन, अच्छा इट इज लोकेटेड आउटसाइड बॉडी, ऊपर वाला थोड़ा ये हट गया, कोई बात नहीं। ये क्या सिक्रेट करता है, सलाइवा। हर रोज आपका बकल कैविटी में अप्रॉक्स कितना सलाइवा रिलीज होता है, तकरीबन 1.5 लीटर के आसपास, 15 मिलीलीटर अप्रॉक्स, और पीएच है 6.8, यानी स्लाइटली एसिडिक कह सकते हैं। 7 न्यूट्रल है, तो 7 से थोड़ा कम यानी कि 6.8, तो सलाइवा का पीएच जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, क्लियर है। अब सवाल है कि ये सलाइवा का काम क्या है, ये क्यों रिलीज होता है। तो देखिए सलाइवा का सबसे पहले कंपोजिशन समझेंगे। कंपोजिशन 99% तो इसमें वाटर है, इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है सैलिवरी अमाइलेज, जिसको टाइलिन भी कहते हैं, पी साइलेंट होता है, PTYALIN। अब ये सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है, सैलिवरी अमाइलेज बच्चों खाने का डाइजेशन करता है। आपको पता है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये तभी काम करना शुरू कर देता है जब आपके सामने खाना आता है, अभी खाए भी नहीं है, जैसे ही सामने खाना आया तो आपका सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करना शुरू कर देता है। और जैसे ही फिर आप खाना खाना शुरू करते हैं तो उस खाने के अंदर जो स्टार्च है उस स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज में। उस स्टार्च को किस में तोड़ देता है, माल्टोज में। कौन, यही सैलिवरी अमाइलेज किस में प्रेजेंट होता है, सलाइवा में। अच्छा यहाँ पे ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता है, पार्शियल डाइजेशन करता है। और जितना भी आपके खाने में स्टार्च है सबका डाइजेशन नहीं करेगा, सिर्फ 30% ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। तो अब स्टार्च को डाइजेस्ट किया जाए, स्टार्च को डाइजेस्ट करना शुरू हो गया, स्टार्च डाइजेस्ट होना शुरू हो गया है, कहां से, माउथ से ही शुरू हो गया है। क्यों, क्योंकि सैलिवरी अमाइलेज, सलाइवा के अंदर क्या है, सैलिवरी अमाइलेज। इसके अलावा और क्या होता है, लाइजोजाइम, म्यूकस, आईजीए एंटीबॉडी। अरे मतलब हमारे सलाइवा के अंदर एंटीबॉडी भी होता है जो हमारे खाने के अंदर जो पैथोजेंस है उसको खत्म करता है। तो हमारा जो सलाइवा है इट ऑल्सो कंटेन्स एंटीबॉडी दैट किल्स पैथोजेंस प्रेजेंट इन आवर फूड। और थोड़ा बहुत यूरिया और यूरिक एसिड। मतलब ये जो सलाइवा है ये एक तरीके से हमारे बॉडी का एक्सक्रीटरी मटेरियल भी है। वो जो कुछ लोग थूक फेंकते रहते हैं, वैसे तो इधर उधर थूक फेंकना सही बात नहीं है, लेकिन जब आप थूक फेंक रहे होते हैं ना तो आप अपने बॉडी का कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट, यूरिया और यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर भी कर रहे होते हैं। तो थूक फेंकना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर एक्सक्रीशन, क्लियर है। व्हाई, बिकॉज थूक दैट इज सलाइवा कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड, क्लियर है। अच्छा काम क्या है, तो ओवरऑल काम क्या समझेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो सिंपली बोलेंगे पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च। सिर्फ 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है, और वो भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। कंप्लीट डाइजेशन कब माना जाएगा, जब स्टार्च किस में टूटे, ग्लूकोज में। लेकिन अभी तो स्टार्च सिर्फ किस में टूटा है, माल्टोज में, और वो भी सिर्फ 30% स्टार्च, पूरे स्टार्च का डाइजेशन नहीं हुआ है, क्लियर है। स्टार्च टूट जाता है माल्टोज में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ओवरऑल सलाइवा का काम क्या है, सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है सैलिवरी अमाइलेज, एंड सैलिवरी अमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च प्रेजेंट इन आवर फूड। अच्छा, इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, दैट मींस not complete digestion. Complete digestion will happen when a starch will be digested into glucose. अभी स्टार्च सिर्फ किस में टूटा है, माल्टोज में, तो कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, क्लियर है। और उस भी पूरे स्टार्च का नहीं, सिर्फ 30%। इसके अलावा और क्या देखे हैं, अभी देखे अरे एंटीबॉडी भी होता है, और क्योंकि सलाइवा के अंदर एंटीबॉडी होता है बच्चों, इसीलिए आप लोग देखे होंगे ना, कभी वगैरह कट जाता है ना तो कुछ लोग उसमें सलाइवा लगा देते हैं। तो अगर आपके पास एंटीसेप्टिक नहीं है, डिटॉल या बाकी चीज नहीं है, तो अगर वहां पे आप सलाइवा अप्लाई कर देते हैं, कोई घाव वगैरह हो गया, कोई कट गया है, तो एक तरह से ये जर्म्स को आपके बॉडी में जाने से रोकेगा। क्यों, क्योंकि सलाइवा के अंदर क्या है, एंटीबॉडी है, समझ में आया। तो कभी भी अगर कट वगैरह जाए, खेलते रहें, और अगर अगर एंटीसेप्टिक है, डेटॉल वगैरह अवेलेबल है तो भाई डेटॉल का यूज करना है, समझ में आया। ये नहीं कि भाई किसी को चोट लग गया है और हम उसके शरीर पे थूक रहे हैं। क्यों, क्योंकि सलाइवा के अंदर एंटीबॉडी है,
तो भाई थूक देंगे तो उसका एंटीबॉडी से वो जर्म से प्रोटेक्टेड रहेगा, ये सही नहीं है। अगर हमारे पास अवेलेबल है डेटॉल तो पहले डेटॉल यूज करेंगे, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है, इन केस इमरजेंसी सिचुएशन है, तो अगर कुछ कट वगैरह गया है, घाव वगैरह हो गया, तो बेटर है कि वहाँ सलाइवा अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सलाइवा के अंदर एंटीबॉडी है और वो जर्म्स को बॉडी में जाने से रोकेगा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब खाना जो है वो पहले कहाँ आया? माउथ के थ्रू। ये जो ओपनिंग था माउथ के थ्रू आया बकल कैविटी में, और बकल कैविटी में खाने का मैकेनिकल डाइजेशन हुआ है। ये जो दांत है वो खाने को एकदम पीस दिया, चूड़ा बना दिया, इसीलिए चबा के खाना चाहिए। और साथ में ये जो सलाइवा था, इसके अंदर जो सैलिवरी अमाइलेज था, वो खाने के अंदर जो स्टार्च था उसका भी आधा अधूरा ब्रेक डाउन कर दिया है। अब क्या होगा? अब खाना जाएगा एक कॉमन पैसेज में। बच्चों ये जो आपको दिख रहा है कॉमन पैसेज, इसको कहते हैं फेरिंग्स। खाना भी इसमें आएगा, और जो नाक से हवा ले रहे हैं सांस, ये भी इसमें आएगा। देखिए दोनों इसमें आ रहा है इस ट्यूब में। तो इसको कहते हैं, एक मिनट, तो इसको कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ फनल लाइक स्ट्रक्चर, फनल जैसा स्ट्रक्चर है, एंड इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। खाना भी बकल कैविटी से फेरिंग्स में आएगा, और हवा भी नेजल कैविटी से फेरिंग्स में आएगा। तो फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, दोनों इसमें आएगा। अच्छा, जैसे ही दोनों इसमें आता है तो आपके सामने की तरफ जो ये पाइप है गर्दन में, ये है विंड पाइप, और फूड पाइप है पीछे की तरफ। अब खाना आया तो चांसेस है कि खाना जो है वो विंड पाइप में चला जाए, और अगर खाना विंड पाइप के थ्रू लंग्स में चला जाए तो फिर तो हो जाएगा बहुत बड़ा गड़बड़, फिर सीधे आईसीयू में। तो फिर क्या किया जाए? लेकिन चांसेस तो है कि भाई बकल कैविटी से खाना आएगा तो फेरिंग्स में, तो फेरिंग्स तो कॉमन पैसेज है, तो आ जाएगा खाना। तो यहाँ पे काम आता है एपिग्लोटिस, एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर। ये क्या करता है? जैसे ही आप खाना निगल रहे होते हैं ड्यूरिंग स्वेलोइंग, ये फूड पाइप को बंद कर देता है। ये देखिए खाना है, फूड, और ये है छोटा सा एपिग्लोटिस। इसका मूवमेंट देखिएगा। अभी एपिग्लोटिस यहाँ पे एपिग्लोटिस खुला हुआ है, ओपन। ये नहीं कि दिमाग खुला हुआ है, एपिग्लोटिस ओपन है। तो क्या होगा? नाक से हवा ऐसे 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 चला गया, ये है हवा, चला गया। अब जैसे ही ये खाना, ये जो फूड है, जैसे ही निगला, ये देखिए निगला, तो अब एपिग्लोटिस को देखिएगा। ये जो एपिग्लोटिस है ना, ये एपिग्लोटिस हो चुका है क्लोज, देखिए ऐसे बंद हो गया। तो ये एपिग्लोटिस क्या हो गया है? क्लोज। और एपिग्लोटिस जैसे ही क्लोज हो गया है तो अब खाना इसमें नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि एपिग्लोटिस क्या हो गया है? क्लोज। तो जब आप निगल रहे होते हैं तो आप सांस भी नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि हवा भी अब ऐसे नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि एपिग्लोटिस क्या हो चुका है? क्लोज। तो बढ़िया से देखना है एपिग्लोटिस का स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये है एपिग्लोटिस, खुला हुआ है, खुला हुआ है तो खाना चला गया। और ये देखिए एपिग्लोटिस बंद है, और एपिग्लोटिस बंद है तो खाना जो है वो पीछे की तरफ फूड पाइप में चला जाएगा। तो एपिग्लोटिस क्या है? स्मॉल लीफ शेप सीट, पत्ता जैसा थोड़ा सा सीट होता है, लीफ शेप सीट, मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज दैट प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू विंड पाइप। खाने को विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया में जाने से रोकता है। सोचिए अगर ये नहीं होता तो क्या होता? यहाँ पे सोचो कि अगर ये नहीं होता तो खाना सीधा विंड पाइप में चला जाता, और खाना अगर विंड पाइप में चला जाता तो फिर गड़बड़ हो जाता। लेकिन अब इसकी वजह से क्या हो गया है? यहाँ तो एंट्री बंद, तो अब खाना को पीछे वाले ट्यूब में जाना पड़ेगा, और ट्रैकिया के पीछे वाला ट्यूब कौन सा है? फूड पाइप। तो खाना चला गया फूड पाइप में। क्लियर है? याद रखिएगा, सामने की तरफ ये जो है ये है विंड पाइप, और विंड पाइप के पीछे होता है फूड पाइप। तो जैसे ही आप खाना निगल रहे होते हैं, ये एपिग्लोटिस विंड पाइप के ओपनिंग को बंद कर देता है और खाना चला जाता है फूड पाइप में। क्लियर है? चलिए, अब खाना आ चुका है फूड पाइप में। अब फूड पाइप से खाना कहाँ आएगा? फूड पाइप से खाना आएगा ईसोफेगस में। ये जो पतला सा ट्यूब, ये खाना माउथ, बकल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद खाना आएगा ईसोफेगस, फूड पाइप में। तो इट इज अ थिन लॉन्ग यूनिफॉर्म ट्यूब। यूनिफॉर्म ट्यूब का मतलब क्या हुआ? जिसका डायमीटर हर जगह सेम रहे। थिन लॉन्ग यूनिफॉर्म ट्यूब विच ओपन्स इनटू स्टमक। यहाँ पे स्टमक है, विच ओपन्स इनटू स्टमक। कहाँ खुलता है बच्चों? ये जे शेप मस्कुलर ऑर्गन जिसको स्टमक कहते हैं। अच्छा सर, क्या ये खाना जा रहा है स्टमक में ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी? क्या ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से खाना नीचे जाता है? अगर ये है तो अगर हम लेटे लेटे कुछ खाते हैं तब तो उसको बीच में ही अटक जाना चाहिए। तो बिल्कुल ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं जा रहा है,
इसके नीचे जाने का रीजन है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है बच्चों? वेव लाइक मोशन ड्यू टू अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। मसल्स जो है वो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। समझना है इसको। देखिए खाना है, अब ऊपर वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट द सेम टाइम इधर वाला मसल रिलैक्स कर रहा है। क्या कर रहा है? रिलैक्स। देखिए एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और इधर क्या है? एरिया ऑफ रिलैक्सेशन। तो इधर वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और इधर वाला मसल क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है। अब सोचो, इधर वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और इधर वाला मसल रिलैक्स कर रहा है, खाना चला जाएगा। और जब ये खाना जाएगा तो ऐसे एक वेव जैसा मोशन बनेगा। तो ये जो वेव लाइक मूवमेंट है ये किसके वजह से हो रहा है? ड्यू टू अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मतलब जब एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा पार्ट रिलैक्स कर रहा है। एंड ड्यू टू द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फूड इज पुश्ड फॉरवर्ड। खाना एकदम आगे की तरफ पुश हो रहा है। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नहीं जा रहा है। इसके जाने का रीजन क्या है? अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। देखिए अब ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अब इधर वाला पार्ट रिलैक्स करेगा, अब इधर वाला पार्ट फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इधर वाला पार्ट रिलैक्स करेगा। अल्टीमेटली फुट इज पुश्ड टुवर्ड्स स्टमक। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ सीरीज ऑफ वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन। वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन इसका मतलब क्या हो गया? अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल दैट मूव द फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो फूड को सिर्फ ईसोफेगस से स्टमक तक ही नहीं पहुंचाता है, बल्कि ये जो खाना जो 9 मीटर लंबा ट्यूब में जो ट्रेवल कर रहा है, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से ही। स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे जाएगा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लंबा ट्यूब, अब इस 6 मीटर लंबा ट्यूब के अंदर खाना कैसे ऐसे गोल गोल घूमेगा? अपने आप तो घूमेगा नहीं, ड्यू टू पेरिस्टालसिस मूवमेंट। फिर खाना स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में ड्यू टू पेरिस्टालसिस मूवमेंट, खाना बाहर ड्यू टू पेरिस्टालसिस मूवमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो इट इज ऑल ड्यू टू पेरिस्टालसिस मूवमेंट दैट ड्यू टू विच फूड मूव 9 मीटर, फूड मूव इन द 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब। खाना जो है वो 9 मीटर लंबा ट्यूब में मूव कर रहा है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और बच्चों अगर आपके खाने में जितना फाइबर होगा, ये जो मूवमेंट है वो उतना आसान रहता है। क्यों? क्योंकि फाइबर वाटर एब्जॉर्ब करता है, और अगर फाइबर वाटर एब्जॉर्ब करके रखेगा तो ये जो खाने का मूवमेंट है वो बहुत ईजिली होते रहता है। और खाना का मूवमेंट जितना ईजी होगा, डाइजेशन उतना बढ़िया होगा, एब्जॉर्प्शन उतना बढ़िया होगा। इसीलिए खाने में फाइबर होना चाहिए। फाइबर हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता है, बल्कि फाइबर की वजह से क्या होता है, ये जो 9 मीटर का लंबा जर्नी है, ये जो 9 मीटर लंबा रास्ता है जिसमें जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से हो रहा है, ये 9 मीटर लंबा रास्ता आसान हो जाता है। और रास्ता जितना आसान रहेगा, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन उतना बढ़िया रहेगा। इसलिए खाने में फाइबर होना जरूरी है। और फाइबर का मतलब क्या? रुई खा लें? नहीं, सलाद वगैरह जो है, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसके अंदर होता है फाइबर। फाइबर यानी कि सेलुलोज का बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब खाना आ चुका है स्टमक में। ये देखिए फूड पाइप से होते हुए खाना आ चुका है स्टमक में। अच्छा सर, ये ट्यूब हमेशा खुला रहता है क्या? बिल्कुल नहीं, हर जगह लगा रहता है एक रिंग जैसा मसल। इस रिंग जैसे मसल को कहते हैं स्पिंचर। ये क्या करता है ना, इट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ऐसे अब बंद हो गया, ऐसे रिलैक्स हो गया, पैसेज खुल गया, बंद, कॉन्ट्रैक्ट, पैसेज बंद, रिलैक्स, पैसेज खुल। तो ये जो रिंग शेप मसल है दैट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पैसेज, इसको कहते हैं स्पिंचर मसल। क्या कहते हैं? स्पिंचर मसल। तो यहां भी स्पिंचर मसल है, यहां भी स्पिंचर मसल है। गेट है सर्कुलर मसल, कॉन्ट्रैक्ट, गेट बंद, रिलैक्स, गेट खुल गया। अब खाना आ चुका है स्टमक में। स्टमक क्या है? एबीसीडी का कौन सा लेटर से मैच करता है? जे। तो इट इज अ जे शेप, बैग लाइक जे शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर, इलास्टिक स्ट्रक्चर। इलास्टिक यानी कि फैलता भी है। आज घर में खाना खा रहे हैं तो 4 रोटी में मामला शांत हो गया, लेकिन अगर पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो 17 पूरी लपेट लिए। कहाँ से जगह आ गया? तो जगह आया, जगह पहले भी वही था। स्टमक इलास्टिक है तो आज खाना बढ़िया है तो थोड़ा ज़्यादा फैला दिए। क्लियर है? तो स्टमक क्या होता है? इलास्टिक नेचर का होता है, फैलता है। दैट इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। बच्चों ये है एब्डोमिनल कैविटी, ये होता है थोड़ेसी कैविटी, ये है एब्डोमिनल कैविटी। बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा थोड़ेसी कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी कौन है, कहाँ से शुरू हो रहा है? अरे बाउंड्री लाइन कुछ होना चाहिए ना। बिल्कुल है, एक डोम शेप का मसल है, डायफ्राम मसल कहते हैं इसको। यही डायफ्राम मसल थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। और इसी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लेफ्ट साइड में, मतलब यहां कहीं
प्रेजेंट होता है जे शेप बैग लाइक इलास्टिक मस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं स्टमक। एबीसीडी के जे लेटर से मैच करता है, मसल का बना होता है, इलास्टिक होता है यानी कि फैल सकता है। अब फैल सकता है तो क्यों फैल सकता है? ताकि ज्यादा खाना खा सकें? बिल्कुल नहीं। फैलने का रीजन ये है बच्चों कि जब खाना माउथ से, जब खाने के अंदर माउथ और डाइजेस्टिव जूस, माउथ और खाने के अंदर जब सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा यानी कि सलाइवा मिल जाता है तो अब बन जाता है बोलस। तो अब इसको क्या कहेंगे? बोलस। क्या बोलस? फूड प्लस सलाइवा इज इक्वल टू बोलस। तो अब बोलस, तो जैसे ही बोलस स्टमक में पहुंचता है तो अब स्टमक के अंदर ना, स्टमक क्या करता है? फूड का चर्निंग स्टार्ट करता है, मतलब स्टमक का मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा और खाने के अंदर डाइजेस्टिव जूस को मिलाएगा, गैस्ट्रिक जूस को मिलाएगा। तो इसलिए स्टमक इलास्टिक नेचर का होता है। कुछ लोग खुश हो गए होंगे कि इलास्टिक नेचर का मतलब ज्यादा खा सकते हैं। नहीं, स्टमक इलास्टिक इसलिए होता है ताकि खाने को चर्न कर सके, खाने के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है उसको मिला सके, खाने को पेस्ट में कन्वर्ट कर सके। आप तो खाना खा लेते हैं लेकिन उसके बाद स्टमक का परेशानी बढ़ जाता है, क्योंकि स्टमक को क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके उस खाने को मिलाना है। अब अगर आप पूरा ठूस दिए हैं तो स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जगह ही नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? फूड वैसे का वैसे ही अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, वोमिटिंग हो सकता है या फिर अनडाइजेस्टेड फूड ही बाहर निकलेगा। क्लियर है? तो अब स्टमक के अंदर क्या है बच्चों? स्टमक के अंदर ऐसा छोटा छोटा ग्लैंड होता है अच्छा, स्टमक के अंदर सबसे पहले तो बात कर ही लेते हैं इसका चर्निंग मूवमेंट। स्टमक के अंदर फूड रहेगा 4 से 5 घंटा, जहां पे खाने के अंदर मिक्स किया जाता है गैस्ट्रिक जूस। क्लियर है? कैसे? बाय चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल। इसका जो मस्कुलर वॉल है वो कैसा मूवमेंट करता है? चर्निंग मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। और फूड में मिल गया, अब खाने देखिए, फूड में मिल गया सलाइवा, फूड प्लस सलाइवा क्या कहलाया? बोलस। क्या कहलाया? बोलस। और बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस, बोलस और गैस्ट्रिक जूस मिल गया, अब कहलाता है काइम। क्या कहलाता है? काइम। तो जो आपके थाली में था उसको कहे फूड, जब आप खाए और जब वो आपके फूड पाइप से स्टमक की तरफ जा रहा था तो अब वो बन गया बोलस। अब स्टमक में 4-5 घंटा रहने के बाद जब उसमें स्टमक के द्वारा रिलीज हुआ गैस्ट्रिक जूस भी मिल गया, तब अब वो बन गया काइम। क्लियर है? नाम बदल रहा है। क्लियर है? अब देखिए, ये स्टमक खाने को मिला रहा है, एकदम चर्निंग मूवमेंट, खाने को पेस्ट में बदल दिया और स्टमक रिलीज किया गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस के वजह से क्या होता है ये तो बस हम लोग आगे देखेंगे। ये देखिए, अब स्टमक के इनर वॉल में, स्टमक के अंदर के वॉल में ऐसा छोटा छोटा ट्यूबुलर ग्लैंड होता है, ढेर सारा। ये देखिए, जूम करके दिखाया गया है, ये छोटा छोटा ट्यूबुलर ग्लैंड है। इस ट्यूबुलर ग्लैंड को कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस। क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूस। तो स्टमक कंटेन न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा छोटा सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड बच्चों? ट्यूबुलर ग्लैंड, दैट इज फॉर्म बाय एपिथेलियम ऑफ स्टमक। स्टमक का जो इनर वॉल है, जिसको इनर, कोई भी चीज का ना कवरिंग को एपिथेलियम कहते हैं। एपी का मतलब आउटर और थेलियम का मतलब लेयर। तो स्टमक के इनर वॉल में जो बाहर की तरफ लेयर होगा एपिथेलियम, तो यही एपिथेलियम जो है वो ऐसा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है? गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस क्या है तो सबसे पहले समझते हैं कि गैस्ट्रिक जूस का कितना कंपोनेंट। बच्चों, गैस्ट्रिक जूस का मोस्टली 3 कंपोनेंट होता है। कौन कौन सा? 3। ये जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, इस गैस्ट्रिक जूस का 3 कंपोनेंट। सबसे पहला जाइमोजेंस। जाइमोजेंस का मतलब प्रो इंजाइम, इंजाइम से पहले वाला कंडीशन, यानी कि इनएक्टिव इंजाइम। तो इसको हम लोग प्रो इंजाइम को इनएक्टिव इंजाइम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनएक्टिव इंजाइम। क्लियर हो रहा है? जाइमोजेंस मतलब इनएक्टिव इंजाइम, प्रो इंजाइम मतलब अभी ये इंजाइम अभी एक्टिव नहीं हुआ है। तो अब इसका काम क्या है बच्चों? 2 प्रो एंजाइम रिलीज होता है। एक पेप्सिनोजन, जो आगे चल करके पेप्सिन बनेगा, जब ये एक्टिव होगा तो इसका नाम होगा पेप्सिन। और एक प्रोरेनिन, जो सिर्फ यंग मैमल्स में यानी कि छोटे मैमल्स में रिलीज होता है, छोटे बच्चे इन्फेंट में रिलीज होता है, बछड़ा यानी कि काफ में रिलीज होता है। क्लियर है? बड़े लोगों में रिलीज नहीं होता प्रोरेनिन। ये आगे चल करके रेनिन बनेगा। अब काम समझ लेते हैं। देखिए, ये है पेप्सिनोजेन बच्चों, देखो कितना बढ़िया से समझाया गया है। इनएक्टिव एंजाइम है ये, अभी एक्टिव नहीं है।
लेकिन गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक कंपोनेंट होता है HCl। जैसे ही HCl आएगा तो ये वाला जो पार्ट है जो इसको इनएक्टिव किए हुए था वो हट गया, ये देखो हट गया। और जैसे ही ये हटा तो ये हो गया एक्टिव, पेप्सिन बन गया, अब ये एक्टिव हो गया। इसी की वजह से ये इनएक्टिव था। और ये किसके वजह से हटा? HCl के वजह से। तो HCl इनएक्टिव एंजाइम को क्या कर दिया? एक्टिव कर दिया, पेप्टाइड को हटा दिया, जो इसको इनएक्टिव रखे हुए था उसको हटा दिया। अब ये बन गया एक्टिव। अब ये एक्टिव बन गया तो क्या करेगा? डाइटरी प्रोटीन, जो हमारे खाने में प्रोटीन है, मीट के अंदर जो प्रोटीन है, दाल के अंदर जो प्रोटीन है, एग के अंदर जो प्रोटीन है, उस डाइटरी प्रोटीन को छोटे छोटे चेन में तोड़ देगा, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन, छोटे छोटे ग्रुप में तोड़ देगा। क्लियर है? इसको पेप्टोन्स भी कहते हैं। अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। कंप्लीट डाइजेशन कब माना जाएगा? जब सबको अमाइनो एसिड में तोड़ दे। तो अभी छोटे छोटे ग्रुप में तोड़ दिया है, आधा अधूरा काम कर दिया। क्लियर है? पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन, जिसको पेप्टोन्स भी कहते हैं। क्लियर है? समझ में आया? तो ये है जाइमोजेंस। अच्छा, कुछ लोगों का होगा सर जाइमोजेंस का के अंदर तो पेप्सिनोजेन के अलावा प्रोरेनिन भी था, तो थोड़ा प्रोरेनिन का फंक्शन भी समझा दीजिए। बिल्कुल समझा देते हैं। प्रोरेनिन जो है वो सिर्फ छोटे बच्चों में रिलीज होता है, याद रखिएगा। प्रोरेनिन HCl की वजह से एक्टिव हो जाता है और बन जाता है रेनिन। अब ये रेनिन क्या करेगा? मिल्क प्रोटीन, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है, दूध के अंदर जो प्रोटीन है, अच्छा दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन है? केसिन प्रोटीन। तो मिल्क प्रोटीन यानी कि दूध के अंदर जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करेगा। उसको कौन करेगा? डाइजेस्ट करेगा। कौन? प्रोरेनिन। समझ में आया? अच्छा सर, हम लोग के अंदर तो रेनिन रिलीज नहीं होता, तो क्या हम लोग मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं? कर पाते हैं। हमारे यहाँ हम जब लोग खाना खाते हैं ना, तो हम हमारे बॉडी के अंदर, हमारे पेट के अंदर इस मिल्क का पहले कर्डलिंग होता है। और कर्डलिंग में कौन मदद करता है? यही पेप्सिन HCl। क्लियर है? ये सब मिलकर के कर्डलिंग करता है और फिर मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लेकिन छोटे बच्चों में ऐसा नहीं है। छोटे बच्चों में डायरेक्ट रेनिन रिलीज होता है और ये रेनिन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। हमारे बॉडी में इसी मिल्क प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है? पेप्सिन और HCl दोनों मिल करके। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गैस्ट्रिक जूस का पहला कंपोनेंट था जाइमोजेंस, यानी कि इनएक्टिव एंजाइम। अगला कंपोनेंट होता है HCl। HCl का एक काम तो अभी समझ गए, जाइमोजेंस यानी कि इनएक्टिव एंजाइम को क्या किया? एक्टिव किया। इसके अलावा बच्चों HCl है खतरनाक एसिड, मतलब अगर स्किन पे आ जाए तो जला दे, इतना खतरनाक। तो ये क्या करेगा? खाने के अंदर जितना भी बैक्टीरिया है सबको खत्म कर देगा। इट डिस्ट्रॉय ऑल द बैक्टीरिया। अरे बैक्टीरिया क्या, कोई भी पैथोजेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबको खत्म कर देगा। कौन? HCl। एसिड है भाई, सिंपल चीज थोड़ी है। और इसके अलावा एसिड है तो कोई हार्ड पार्ट है, हाँ गलती से चिकन के साथ थोड़ा हड्डी भी खा लिए यार, ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वैसे तो नहीं खाना चाहिए, है ना। ये जो HCl है ना, ये खाने के अंदर जो हार्ड पार्ट है, हार्ड पोर्शन, उसको भी गला देगा, सॉफ्ट कर देगा। एसिड है तो खाने के अंदर जो हार्ड पार्ट है उसको सॉफ्ट कर देता है और फाइनली हमारे खाने को पेस्ट में कन्वर्ट कर देता है, और इसी पेस्ट को कहते हैं काइम। तो जो खाना खाए, फूड, फूड के अंदर मिल गया सलाइवा, बोलस, और बोलस के अंदर स्टमक में मिल गया गैस्ट्रिक जूस, अब बन गया काइम। अब कुछ लोग का डाउट होगा कि सर HCl इतना खतरनाक एसिड हमारे स्टमक में रिलीज हो रहा है, ये तो स्टमक के इनर वॉल को जला देगा। अरे बिल्कुल नहीं जलाएगा, म्यूकस है ना, स्टमक के इनर वॉल में बच्चों रिलीज होता है जेली लाइक सब्सटेंस। इसी गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है जेली लाइक सब्सटेंस, म्यूकस। ठंडी के टाइम में जो नेटा आता है, एक तरह से ये भी म्यूकस ही है। क्लियर है? तो ये म्यूकस स्टमक के इनर वॉल को HCl के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। तो ये म्यूकस क्या करता है? इट प्रिवेंट द इनर वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। किससे बचाता है? HCl से। ये देखिए यहाँ पे है, था भी, ये स्टमक का इनर वॉल का क्रॉस सेक्शन को जूम करके दिखाया गया, और ये देखिए म्यूकस का लेयरिंग इतना ज्यादा। तो ये म्यूकस क्या करता है? ये इट प्रिवेंट द इनर वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ये गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के हार्मफुल इफेक्ट से ये स्टमक के इनर वॉल को क्या करता है? बचाता है। तो गैस्ट्रिक जूस का कितना कंपोनेंट बच्चों? 3, जाइमोजेंस, HCl और म्यूकस। अब खाना स्टमक में 3 से 4 घंटे के बाद, 3 से 4 घंटे रहने के बाद फाइनली खाना आता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आ गया अगला पार्ट बच्चों, ये देखिए 6 मीटर लंबा क्वाइल ट्यूब एब्डोमेन के अंदर है, 6 मीटर लंबा अप्रॉक्स बता रहे हैं ये क्वाइल ट्यूब। और इसका भी 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये स्टमक, ये जो शुरू हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं ड्यूडेनम। सी शेप का लग रहा है, कुछ लोगों को यू शेप का भी दिख रहा होगा, बिल्कुल सही,
यू शेप या सी शेप का ये जो कर्व्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट, इसको कहते हैं ड्यूडेनम। इसके बाद ये जो मिडिल वाला क्वाइल्ड पार्ट दिख रहा है इसको कहते हैं जेजनम, और इसके नीचे वाला जो क्वाइल्ड पार्ट दिख रहा है इसको कहते हैं इलियम। 6 मीटर लंबा क्वाइल्ड ट्यूब, अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर लॉन्ग, नैरो ट्यूबुलर क्वाइल्ड पार्ट, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, ये भी 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है। कौन कौन सा? ड्यूडेनम अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर लेंथ, जेजनम 2.5 मीटर लेंथ एंड इलियम 3.5 मीटर लेंथ। क्लियर है? तो ये बन के ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पाइप आकर के खुलता है और उस पाइप को कहते हैं हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये पाइप आया कहां से? बच्चों ये है स्टमक, स्टमक के बाद खाना गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आप देख रहे होंगे एक पाइप आकर के खुल रहा है। और ये पाइप का नाम क्या है? इस पाइप का नाम है हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। कहां से आया है, क्या लेकर के आ रहा है, अभी बताएंगे। ये है लीवर, लीवर से निकलता है बाइल जूस। क्या निकलता है? बाइल जूस। और लीवर से बाइल जूस निकल करके गॉल ब्लेडर में स्टोर रहता है। गॉल ब्लेडर इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर रखता है, बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। ठीक है, जैसे ही आप खाना खाए, डाइजेशन शुरू हुआ अब ये गॉल ब्लेडर रिलीज करेगा बाइल जूस। अब ये कॉमन बाइल डक्ट से आगे आ रहा है। अब यही स्टमक के पीछे एक ऑर्गन है जिसको कहते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज रिलीज करेगा पेनक्रियाटिक जूस और बन गया बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाज से आएगा पेनक्रियाटिक डक्ट, तो बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट मिल गया और बन गया हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बन गया? हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और ये हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहां खुल जाएगा? ड्यूडेनम में। क्लियर है? और जगह जगह स्पिंचर होता है। स्पिंचर क्या करता है? सर्कुलर मसल जो किसी पैसेज को जो किसी पैसेज के ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो आई होप वो तो आपको क्लियर होगा, समझ में आया। अब देखिए ये तो हो गया इसका आउटलाइन कुछ इस तरीके से, और ये हो गया रियल। ये है स्टमक, स्टमक से खाना जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो ये आया हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट क्या लेकर आया? पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस और गॉल ब्लेडर से बाइल जूस। अच्छा, गॉल ब्लेडर के पास बाइल जूस कहाँ से आया? तो गॉल ब्लेडर के पास बाइल जूस आया लीवर से। लीवर जो भी बाइल जूस बनाता है वो गॉल ब्लेडर में स्टोर रहता है, जमा रहता है। और जैसे आप खाना खाते हैं तो फिर गॉल ब्लेडर से ये बाइल जूस आता है ड्यूडेनम में। तो क्या याद रखेंगे? ड्यूडेनम में क्या आकर के खुला? हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट आया है और ये पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस और लीवर से बाइल जूस लाया है। हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट क्या लाया है? हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट लाया है बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस। कहां से लाया है? बाइल जूस लाया है लीवर से और पेनक्रियाटिक जूस लाया है पेनक्रियाज से। किसके लिए लाया है ये लाया तो फूड के लिए है, लेकिन कहां रिलीज कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम it is a U-shaped structure that receive bile juice from liver and pancreatic juice from pancreas through hepatopancreatic duct. bile juice कहां से? लीवर से, एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियाज, और किसके थ्रू? हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। क्लियर है? समझ में आया? याद रखिएगा गॉल ब्लेडर एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है जो टेम्पररी स्टोर रखता है, टेम्पररी कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखता है किसको? बाइल जूस को। गॉल ब्लेडर बाइल जूस प्रोड्यूस नहीं करता। अब सवाल है कि हाँ, अब अगला सवाल है कि भाई बाइल जूस का काम क्या है? ठीक है, तो देखते हैं। थोड़ा सा पीपीटी में मिसमैच हो गया, कोई बात नहीं, सारा क्लियर होगा। बाइल जूस, वाटर 98%। याद रखिएगा बाइल जूस इज द एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ लीवर। लीवर का कचरा है बाइल जूस, समझ में आया? ये बाइल जूस का जो नाम है बाइल जूस, ये बिलिरुबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसमें। और ये बिलिरुबिन पिगमेंट क्या है? ये बिलिरुबिन पिगमेंट ही वो पिगमेंट है जब हमारे स्प्लीन के अंदर जो बूढ़ा आरबीसी है, जब बूढ़ा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, जो ओल्ड एज आरबीसी है, जब उसका डिस्ट्रक्शन होता है तो जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, यही हीमोग्लोबिन पिगमेंट कन्वर्ट हो जाता है बिलिरुबिन पिगमेंट में, जिसका कलर येलो होता है। तो लीवर क्या करता है? ब्लड के अंदर से ये सारा बिलिरुबिन पिगमेंट कलेक्ट करता है और बाइल जूस में डाल देता है, और बाइल जूस आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में,
और फिर अनडाइजेस्टेड फूड के साथ ये बाहर चला जाता है। क्लियर है? इसीलिए स्टूल का जो कलर है ना येलोइश होता है बाइल पिगमेंट की वजह से। और ये बाइल पिगमेंट किससे बनता है? ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट के टूटने से। और ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट कहाँ टूटता है? स्प्लीन में। तो इसीलिए जब लीवर खराब हो जाता है तो स्प्लीन तो अपना काम कर रहा है, वो तो आरबीसी को तोड़ रहा है और उसके अंदर जो ये बाइल बिलिरुबिन पिगमेंट बन रहा है उसको ब्लड में रिलीज कर रहा है। लेकिन अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो ये सारा बिलिरुबिन पिगमेंट ब्लड में इकट्ठा होते रहता है, इसी की वजह से शरीर पीला पड़ जाता है, जिसको जॉन्डिस या हिंदी में पीलिया भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए, बाइल पिगमेंट और क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल, सोडियम आयन, पोटासियम आयन, ये सब प्रेजेंट होता है बाइल जूस में। अब बाइल जूस के अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, इसीलिए इसको ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं कहते हैं। बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, इसीलिए इसको ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं है। तो क्या सर ये वैसे ही वेस्ट है, इसका कोई काम नहीं है? अरे बहुत सारा काम है। देखो, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, खाने में अभी गैस्ट्रिक जूस जो है उसके अंदर HCl था, तो स्टमक के अंदर खाना एसिडिक मीडियम का हो गया है। अब खाना आगे जाएगा, अब खाना कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। तो अब जो पेनक्रियाटिक जूस अपना काम करेगा उसको चाहिए अल्कलाइन मीडियम, लेकिन खाने में HCl की वजह से खाने का मीडियम कैसा हो गया? एसिडिक। तो ये बाइल जूस क्या करेगा? ये न्यूट्रलाइज कर देगा HCl को, यानी कि खाने का जो एसिडिक मीडियम है उसको कन्वर्ट कर देगा बेसिक मीडियम में। इसके अलावा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, खाने के अंदर जो फैट है उसका जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देगा। जो बड़ा बड़ा फैट ग्लोब्यूल्स है उस बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा। बच्चों इसी को कहते हैं स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। इसी प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और इसके अलावा और किस में मदद करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। जो फैट और ऐसे विटामिन जो फैट में घुल जाता है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन। तो इसके एब्जॉर्प्शन में भी ये बढ़िया से एब्जॉर्ब हो जाए, इसका भी ख्याल कौन रखता है? बाइल जूस। तो भले ही इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं है, भले ही आप इसको ट्रू डाइजेस्टिव जूस ना कहें, लेकिन फिर भी इसके इंपॉर्टेंस को हम नकार नहीं सकते हैं। रीजन, ये HCl को न्यूट्रलाइज करता है ताकि आगे का डाइजेशन के लिए जो एल्कलाइन मीडियम चाहिए वो मिल सके। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है ताकि इसका डाइजेशन आसान हो सके। और फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। क्लियर है? इसके बाद अब खाना गया कहाँ? अब पेनक्रियाटिक जूस भी तो था। तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर बच्चों 3 कंपोनेंट होता है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में, कंप्लीट डाइजेशन अभी भी नहीं करता है। अच्छा, स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो चुका था? माउथ से ही। और प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से। इसके अलावा पेनक्रियाटिक जूस का अगला कंपोनेंट ट्रिप्सिन, ये क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टाइड्स में, छोटे छोटे चेन ऑफ अमाइनो एसिड में। फिर पेनक्रियाटिक लाइपेज, ये फैट को तोड़ता है किसमें? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। तो पेनक्रियाटिक जूस का कितना कंपोनेंट? 3। पेनक्रियाटिक अमाइलेज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ट्रिप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, पेनक्रियाटिक लाइपेज डाइजेशन ऑफ फैट। तो पेनक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन अगर देखें, वाटर 98%, सॉल्ट एंड एंजाइम 2% के करीब है, पीएच 7.5 8.3 यानी कि स्लाइटली अल्कलाइन। समझ में आया? अब पेनक्रियाटिक जूस अल्कलाइन नेचर का होता है, तो खाने को अल्कलाइन होना जरूरी है, तभी डाइजेशन हो पाएगा, तभी पेनक्रियाटिक जूस अपना काम कर पाएगा। और यही अल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड किया था? बाइल जूस। इसके अलावा डेली कितना सिक्रेट होता है बच्चों? 1 से 1.5 लीटर के अलावा। क्लियर है? चलिए, अब खाना स्टमक में आया था, स्टमक में खाने के अंदर क्या मिला? स्टमक में खाने के अंदर मिला लीवर से आया हुआ बाइल जूस और पेनक्रियास से आया हुआ पेनक्रियाटिक जूस। अब खाना जाएगा अगले पार्ट में, जेजनम और इलियम। अब जेजनम और इलियम में 2 तरीके से डाइजेशन होगा, एक होगा फिजिकल डाइजेशन और दूसरा होगा केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन क्या होगा? खाने को अलग अलग सेगमेंट में तोड़ा जाएगा और एकदम क्रश किया जाएगा, इधर से उधर, इधर से उधर। फिजिकल डाइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। खाना अलग अलग सेगमेंट में टूटा हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। खाना इधर उधर, इधर उधर, खाने के अंदर पूरा जूस मिल रहा है, प्रॉपर डाइजेशन हो रहा है। ये है फिजिकल डाइजेशन। क्या जेजनम और इलियम सिर्फ फिजिकल डाइजेशन करेगा? बिल्कुल नहीं। अब ये जेजनम और इलियम और रिलीज करेगा केमिकल डाइजेशन। मतलब अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ग्लैंड है जिसको कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड रिलीज करता है इंटेस्टाइनल जूस।
और ये इंटेस्टाइनल जूस अब करेगा फाइनल डाइजेशन, सारा कहानी कंप्लीट कर देगा। तो इंटेस्टाइन हैज ब्रश बॉर्डर्ड सेल, अंदर में जो सेल होता है ब्रश बॉर्डर्ड यानी कि जिसके ऊपर माइक्रो, जिसके फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई है। ब्रश बॉर्डर्ड सेल का मतलब हुआ ऐसा सेल जिसके फ्री सरफेस पे क्या होता है, माइक्रोविलाई। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। तो ब्रश बॉर्डर जिसके फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई है। और प्रेजेंट होता है गॉबलेट सेल। ये गॉबलेट सेल क्या रिलीज करता है, ये गॉबलेट सेल रिलीज करता है इंटेस्टाइनल जूस, जिसको सकस इंटेरिकस भी कहते हैं। और इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है एंजाइम्स जो करेगा अब फाइनल डाइजेशन, अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार यानी कि स्टार्च का डाइजेशन। माल्टोज है तोड़ दो ग्लूकोज में, लैक्टोज को लैक्टेज तोड़ देगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, सुक्रेज को सुक्रोज, सुक्रोज है ये, सुक्रोज को सुक्रेज तोड़ देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, यानी कि स्टार्च का हो चुका है फाइनल डाइजेशन। क्लियर है। प्रोटीन पेप्टोन्स को इरेप्सिन अमाइनो एसिड में और ट्रिप्सिनोजिन ट्रिप्सिन, और ये ट्रिप्सिन जो है वो एंजाइम है। क्लियर है। तो प्रोटीन का हो गया फाइनल डाइजेशन। अब जो बचा हुआ फैट है लाइपेज उसको तोड़ देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, यानी कि ये जो इंटेस्टाइनल जूस है, ये जो सक्कस इंटेरिकस है, ये करेगा फाइनल डाइजेशन। फाइनल डाइजेशन का मतलब सिंपली याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट टूट चुका है ग्लूकोज में, प्रोटीन एंड द all remaining partially digested protein all is converted into amino acid। प्रोटीन और जो पार्शियली डाइजेस्टेड आधा अधूरा डाइजेस्टेड प्रोटीन है सब टूट गया अमाइनो एसिड में, एंड फैट इज ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो अब हम लोग को एक और बात पता चल गया, सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल डाइजेशन। वो जो हम खाना खाए उसके अंदर था स्टार्च, फाइनली टूट गया ग्लूकोज में। खाने के अंदर था प्रोटीन, फाइनली टूट गया अमाइनो एसिड में। खाने के अंदर था फैट, फाइनली टूट गया ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। कुछ लोग का डाउट होगा सर विटामिन और मिनरल वो जिस फॉर्म में हमारे बॉडी को चाहिए उसी फॉर्म में फूड में प्रेजेंट है, तो विटामिन और मिनरल का डाइजेशन नहीं होता है, सीधे एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि वो उसी फॉर्म में अवेलेबल है जिस फॉर्म में हमारे बॉडी को चाहिए। क्लियर है। दैट इज वाई विटामिन और मिनरल का कोई डाइजेशन नहीं होगा, सिंपली दे आर एब्जॉर्ब फ्रॉम फूड, बस खाने में होना चाहिए। क्लियर है। तो फाइनल डाइजेशन से याद रखना है, फाइनल डाइजेशन के बाद स्टार्च ग्लूकोज में, प्रोटीन अमाइनो एसिड में, और फैट ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। अब होगा खाने का एब्जॉर्प्शन। ये कुछ दिख रहा है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का फोटो, छोटा छोटा, ये जो बोले थे ना ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, तो छोटा छोटा जो आपको फिंगर जैसा प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये उंगली नहीं है बच्चों, इसको कहते हैं माइक्रोविलाई। फॉर एब्जॉर्प्शन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर प्रेजेंट, इसको कहते हैं विलाई, और इसी के ऊपर छोटा छोटा और प्रेजेंट होता है माइक्रोविलाई। क्लियर है। तो ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये मान के चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो अंदर वाला एपिथेलियम है, ये अंदर वाला जो एपिथेलियम होता है ना, इसके फ्री सरफेस पे ऐसा माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। ये इसके फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलाई। क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलाई। ये है, इसीलिए इसको कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। और ये माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करेगा, ये खाने को, खाने के अंदर जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करेगा। सर कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो ये देखिए एक माइक्रोविलाई है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क और लैक्टियल्स, लैक्टियल्स जिसके अंदर लिम्फ फ्लो करता है, और ब्लड वेसल्स जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। आपको पता होगा हमारे बॉडी में दो तरह का फ्लूइड होता है, एक ब्लड और लिम्फ। ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में, और लिम्फ फ्लो करता है लैक्टियल्स यानी कि लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज में। क्लियर है। तो ये जो छोटा छोटा करोड़ों अरबों फिंगर जैसा प्रोजेक्शन दिखाता जिसको हम लोग विलाई कहें, इस विलाई के अंदर प्रेजेंट होता है ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क और लैक्टियल्स। ब्लड कैपिलरीज के अंदर है ब्लड और लैक्टियल्स के अंदर है लिम्फ। तो विलाई कंटेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स। इसी लिम्फ वेसल्स को कहते हैं लैक्टियल्स जिसके अंदर लिम्फ फ्लो कर रहा है। और ब्लड क्या करेगा, ब्लड बोलेगा देख बाकी सारा सामान हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, लैक्टियल्स को बोलेगा तुम सिर्फ फैट एब्जॉर्ब कर लेना, क्योंकि लैक्टियल्स के अंदर क्या है, लिम्फ। तो लैक्टियल्स के अंदर जो लिम्फ है वो फैट एब्जॉर्ब करेगा, बाकी सब कुछ कौन एब्जॉर्ब करेगा, फिंगर। बोले कुछ लोग होगा सर कितना सिंपल इतना बढ़िया रहता तो कितना सही था, क्या जरूरत है ऐसे सिंपल माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन का, कितना देखने में भी डर लग रहा है, ये रहता कितना सही था, इसमें तो दिक्कत हो रहा है। अरे इसमें दिक्कत क्या है
कि इसमें सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है, और अगर फिंगर जैसा प्रोजेक्शन बना दिए तो सरफेस एरिया बढ़ गया। इससे क्या होगा, यहां कहां मैथ्स आ गया सरफेस एरिया। अरे एब्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फेनोमेनन, एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है सरफेस पे, तो सरफेस जितना ज्यादा रहेगा एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा। यहां सरफेस एरिया कम तो यहां एब्जॉर्प्शन कम। तो विलाई का खासियत क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ विलाई, बोला जाएगा फंक्शन क्या है, तो फंक्शन तो है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, लेकिन इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देता है, बिकॉज एब्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फेनोमेनन। डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्ब होना सरफेस पे डिपेंड करता है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन। क्लियर है, तो ये विलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई, तो एब्जॉर्प्शन है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। क्यों, बिकॉज विलाई कंटेन्स नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड लैक्टियल्स। विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, और लैक्टियल्स, लैक्टियल्स के अंदर लिम्फ फ्लो कर रहा है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, और ये विलाई खाने को एब्जॉर्ब करेगा। अब खाना आ चुका है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का बच्चों तीन पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म और लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन। क्लियर है और उसके बाद तो कितना पार्ट, इसका भी तीन पार्ट, एक है सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। क्लियर, सबसे पहला ये सीकम, उसके बाद असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, और यहां से रेक्टम, तीन पार्ट होता है। अब यहां पे क्या होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, यहां ज्यादा कुछ डाइजेशन नहीं होगा, यहां सिंपली वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होगा। और बच्चों ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, यहीं पे हम लोग यहीं पे एक बैक्टीरिया हमारे साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। कुछ लोग डर गए होंगे कि सर बैक्टीरिया तो फिर तो बीमार पड़ जाएंगे, अरे नहीं, फ्रेंडली बैक्टीरिया अपने लिए, ठीक है। हम लोग यहाँ इसको रहने के लिए जगह दिए हैं, ये अपने साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, मतलब हम रहने के लिए जगह दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं। फिर ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है विटामिन B12। ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहा है, यही नहीं और भी बहुत सारा बैक्टीरिया, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग इसको कहते हैं, ये अपने लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स बना के देता है, और बदले में हम लोग इसको रहने का जगह देते हैं और खाना पीना दे देते हैं कि खाओ कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी तो बाहर ही निकालना है, तुम लोग खाओ। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, ये क्या आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में सोनू जी, चलिए, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा कुछ नहीं होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन, कोई ज्यादा नहीं, तो क्या होगा सर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, यहीं पे वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होगा। ई कोलाई बैक्टीरिया रहता है, अभी बताए हैं, जो हमारे लिए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, विटामिन B12 और विटामिन K। अनडाइजेस्टेड फूड को यहाँ पे टेम्पररी रेक्टम में स्टोर रहेगा, अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे टेम्पररी स्टोर रहेगा, और फाइनली फिर वो समय आ जाएगा जब आपको जाना पड़ेगा, क्लास छोड़ के नहीं, थोड़ा लंबे समय के लिए 10 मिनट के लिए आगे एनस में खाना आ जाएगा, एनस के थ्रू खाना, खाना नहीं अब तो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड, ये फिर एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड एंड अनएब्जॉर्ब फूड, इसी को कहते हैं फीसस, इसी को कहते हैं स्टूल। क्लियर है, एंड रिमूव्ड थ्रू एनस, ये एनस से बाहर आ जाएगा। क्लियर है, क्या कंप्लीट हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम। एक छोटा सा और चीज बता देते हैं, वो बताए थे ना जगह जगह सर्कुलर मसल लगा रहता है, रिंग शेप मसल, जो पैसेज को कंट्रोल करता है, ओपनिंग और क्लोजिंग को, उसको कहते हैं स्पिंचर। ऐसा होता है, ये है स्पिंचर, देखिए ये स्पिंचर है, ये है बच्चों स्पिंचर। देखिए मसल रिलैक्स, पैसेज खुला हुआ है, मसल कॉन्ट्रैक्ट, पैसेज बंद, स्पिंचर रिंग शेप मसल। कैसा मसल, रिंग शेप मसल, दैट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ पैसेज, जो किसी पैसेज के ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल का बात करें तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जगह जगह कुछ स्पिंचर प्रेजेंट होता है, जैसे ईसोफेगस के स्टार्टिंग में अपर ईसोफेगल स्पिंचर और फिर लोअर ईसोफेगल स्पिंचर, यहाँ
फिर इसके बाद स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जहां जंक्शन है, यहां पाइलोरिक स्पिंचर, क्लियर है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का जहां जंक्शन है, इलियोसिकल वाल्व या इलियोसिकल स्पिंचर। इसके बाद एनस में इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्पिंचर, याद रखिएगा। इंटरनल स्पिंचर जो ये वाला है, ये तो इनवॉलेंट्री होता है, अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन शुक्र मनाइए भगवान का कि ये जो एक्सटर्नल स्पिंचर है, बाहर वाला एक्सटर्नल स्पिंचर, ये वॉलेंट्री है, ये अपने कंट्रोल में है, तो इसीलिए हम लोग रोक के रख पाते हैं। नहीं तो क्या होता, सीधे सिस्टम खाली हो जाता अपने आप। लेकिन बताइए, ये जितना भी स्पिंचर है सब इनवॉलेंट्री है, कोई अपने कंट्रोल में नहीं है। ये भी इनवॉलेंट्री, ये भी, ये पार्शियली वॉलेंट्री है। बाकी ये भी इनवॉलेंट्री, लोअर इसोफेगल स्पिंचर इनवॉलेंट्री, पाइलोरिक स्पिंचर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पे इनवॉलेंट्री, इलियोसिकल स्पिंचर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे इनवॉलेंट्री। एनल स्पिंचर में इंटरनल एनल स्पिंचर इनवॉलेंट्री, लेकिन एक्सटर्नल एनल स्पिंचर इकलौता, याद रखना है, एक्सटर्नल एनल स्पिंचर वॉलेंट्री होता है। और क्योंकि ये वॉलेंट्री होता है तो बच्चों ये हम लोग को बचा लेता है कुछ सिचुएशन अगर गड़बड़ हो जाए तो। क्लियर है? तो आई होप आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक एक टॉपिक को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझे हैं, थोड़ा सा टाइम जरूर लगा है, लेकिन जितना समय दीजिएगा, आजकल का तो शॉर्ट्स का जमाना आ गया, हम लोग सोचते हैं कि भाई 5-10 मिनट के अंदर, सॉरी 10 सेकंड के अंदर समझ लें, तो हर जगह शॉर्टकट नहीं खोजना है। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लेकिन आई होप आप इंजॉय किए होंगे। एक एक टॉपिक हम कवर किए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद आपका।